नाउ विल टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? फीमेल प्राइमेट्स के अंदर एवरी मंथ में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा है फ्रिक्वेंटली, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंस्ट्रुअल, मेंस ये वर्ड कहाँ से आया है? देखो, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है ब्लीडिंग, तो इसमें ब्लीडिंग तो होता ही है हर मंथ में, ठीक है। और मंथ वर्ड को लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में मेंसेस कहा जाता है। तो ये जो मेंस वर्ड है, मेंस वर्ड आया है लैटिन मंथ वर्ड से। तो क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हर मंथ में होता है फीमेल प्राइमेट्स में, तो इसलिए साइकिल को बोला गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब प्राइमेट्स कौन कौन होते हैं? प्राइमेट्स में मंकीज आएगा, प्राइमेट्स में एप्स आएगा। एप्स में कौन है जैसे कि गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरांगोटांग, हुलूक, गिबॉन्स, ठीक है। देन ह्यूमन। तो मंकी, एप एंड ह्यूमन, हम लोगों को ये थ्री ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स को बुलाता है प्राइमेट्स, ठीक है। प्राइमेटा ग्रुप में ये आता है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी प्राइमेटा के अंदर ये आएगा, अंडर मैमेलिया। तो सारे मैमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलता है, ओनली प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। जो नॉन प्राइमेटिक मैमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैट्स, डॉग्स, काउज, बफेलो, टाइगर्स, लायंस, उन लोगों का जो फीमेल होता है उसमें जो होता है दैट इज कॉल्ड इस्ट्रस साइकिल। इस्ट्रस साइकिल अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अभी डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग ह्यूमन फीमेल में जब होता है, द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स, उस स्पेशल फिनोमेना को हम लोग नाम दिए है मेनार्क, राइट, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, एंड एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, मोर और लेस 5 ईयर्स, तो 50 ईयर्स के पास आके सारा प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कोलैप्स कर जाता है, तो उस स्टेज को बोला जाता है मेनोपॉज। मेनार्क के रीजन क्या है? प्यूबर्टी में कैसे ये स्टार्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH हार्मोन। GnRH के वजह से FSH एंड LH रिलीज होता है, एंड FSH और LH ये एक्ट करते हैं ओवरी के ऊपर। ओवरी रिलीज करते हैं कुछ ओवरियन हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन, और ये सब मिलके ये टोटल प्रोसेस को रेगुलेट करते रहते हैं। तो स्टार्टिंग का रीजन अगर कोई पूछे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग यानी कि मेनार्क के पीछे मेन रीजन डायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बताना है FSH एंड LH हार्मोन, राइट। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेनोपॉज क्यों होता है 50 ईयर्स में, मेल में तो ऐसा कुछ नहीं होता है स्पर्मियोपॉज। मेनोपॉज इसलिए होता है कि एट द एज ऑफ 50 और नियर बाई एजेस में जाके फीमेल ओवरी के अंदर सारे के सारे प्राइमरी ओसाइट मर जाते हैं, सारे के सारे प्राइमरी ओसाइट का एट्रेशिया हो जाता है। एट्रेशिया याद है, डेथ ऑफ फॉलिकल, सॉरी, सारे प्राइमरी फॉलिकल का अगर डेथ हो जाएगा तो सारे ओसाइट भी मर जाएगा। तो इसके वजह से फीमेल में क्या होगा, 50 ईयर्स में आके इसका परमानेंट एंडिंग आ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरियन हार्मोन्स भी तो चाहिए होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन। तो अगर ओवरी में सारा फॉलिकल मर जाएगा, एट्रेशिया हो गया, तो एस्ट्रोजन कहाँ से आएगा, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आएगा, इनिबिन कहाँ से आएगा, तो प्रोसेस को परमानेंटली फुल स्टॉप दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में कितना एग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑलरेडी प्यूबर्टी के समय कुछ 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी ओसाइट रहते हैं फीमेल ओवरीज के अंदर। जन्म से पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओवरी में कितना प्राइमरी फॉलिकल बनता है, लगभग 2 मिलियंस, बट प्यूबर्टी में कितना रहता है, बचा कुचा 60,000 to 80,000। अब 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट होता है, उनमें से कुछ प्राइमरी ओसाइट ही सेकेंडरी ओसाइट बन के ओव्यूलेट हो सकता है। कितना होगा ओव्यूलेशन, मैक्स टू मैक्स 450, ठीक है। यानी कि अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्क
11-12 साल से स्टार्ट हो गया और 50-52 साल तक चला, तो अब हर साल में 12 एग रिलीज होता है, 12 सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, तो कैलकुलेट करके देखो। तो हम लोग लमसम एक डेटा बोल रहे हैं कि एक फीमेल अपने कंप्लीट लाइफ साइकिल में 350 to 450 के आसपास ओव्यूलेशन कर सकते हैं, यानी कि एग रिलीज कर सकते हैं। उसमें से ओवम कितना फॉर्मेशन करेगा? ओवम फॉर्मेशन उतना ही होगा जितना बार प्रेगनेंसी आया है या जितना बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो मेनोपॉज मेनार्क हो गया। अब 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? 1 लूनर मंथ, यानी कि 28 to 29 डेज के आसपास होता है। लेकिन आप हायर बायोलॉजी में जाके पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 डे का भी हो सकता है और 40 डेज का भी हो सकता है, यानी कि कुछ फीमेल मिलेंगे आपको जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में, हर 28 डेज में नहीं होगा, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन हर 20 डेज में होगा। कुछ फीमेल आपको ऐसे भी मिल सकता है जिनका मेंस्ट्रुएशन 35 डेज में हो रहा है। कुछ फीमेल आपको ऐसे भी मिल सकता है जिनका मेंस्ट्रुएशन 40 डेज में होता है, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी है, बट एट एन एवरेज मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 1 मेंस्ट्रुएशन टू अनदर मेंस्ट्रुएशन, इस मंथ में ब्लीडिंग हुआ और नेक्स्ट मंथ में ब्लीडिंग हुआ, ये दोनों के बीच में गैप कितने दिन का मिलेगा? 28 डेज का मिलेगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्पैन होता है 28 डेज, ठीक है। ओके, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या फेजेस होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला फेज जो है दैट इज ब्लीडिंग फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है? फीमेल यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलता है। यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जो फंक्शनल लेयर होता है, ध्यान से सुनो, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में अपेरेंटली 2 लेयर होता है, फंक्शनल लेयर एंड बेसल लेयर। तो फंक्शनल लेयर टूट के गिर जाता है, उस चीज को हम लोग बोलता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन को हम लोग मेंसेस भी बोल सकते हैं, और इसका ड्यूरेशन होता है 3 to 5 डेज का, ठीक है। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप को बोला जाता है प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, 6th डे से लेके 14th डे इसका स्पैन होता है। फॉलिकुलर फेज, ओवरी के अंदर जो साइकिल चल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फॉलिकल का मैचुरेशन हो रहा है। ओवरी के अंदर फेज को प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं। और यूट्रस के अंदर जो चेंजेस हो रहा है, यूट्रस लाइनिंग बन रहा है धीरे धीरे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 जगह में चेंजेस हम लोगों को नजर आएगा। कुछ चेंजेस हो रहा होता है यूट्रस के अंदर और कुछ चेंजेस हो रहा होता है ओवरी के अंदर। ध्यान से सुनो, ओवरी के अंदर चेंजेस को कौन रेगुलेट कर रहा है? हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, एफएसएच एंड एलएच। अब एफएसएच एंड एलएच के इन्फ्लुएंस में आके ओवरी हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या क्या? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज रेगुलेटिंग चेंजेस हैपनिंग इनसाइड द यूटेरस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 तरह के इवेंट्स होता है, यूटेरस में यूटेराइन इवेंट्स, ओवरी के अंदर ओवरियन इवेंट्स। ठीक है, ओके। तो जो सेकेंड फेज है वो यूट्रस के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। एंड ओवरी के अंदर उसी को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज। एंड द थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल is called luteal phase या secretory phase। अच्छा, luteal phase या secretory phase कितने दिन का होता है? luteal phase या secretory phase ये भी 14 डेज का होता है। तो टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन का है? 28 डेज का मान के चल रहे हैं। 14 डेज का हो गया आपका luteal phase, 5 डेज का हो गया आपका मेंस्ट्रुअल फेज, और बचा कुचा जो बीच में जो जितना दिन मिलेगा, हाँ, उतने दिन में क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज। यानी कि 14 से आप 5 माइनस कर दो, कुछ 9 to 10 डेज का या 8 to 9 डेज का आपको मिलेगा, देखने को क्या मिलेगा? प्रोलिफरेटिव फेज। इन बिटवीन प्रोलिफरेटिव फेज एंड ल्यूटियल फेज, इन बिटवीन प्रोलिफरेटिव फेज एंड ल्यूटियल फेज देयर इज द मिडिल पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस समय क्या होता है? हम लोग को देखने को मिलेगा ओव्यूलेशन। यानी कि
फॉलिकुलर फेज खत्म हो रहा है और ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो रहा है, उसके बीच में ओवरी ओव्यूलेशन कर देते हैं। फॉलिकुलर मैचुरेशन खत्म हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट कर रहा है, उसके बीच में ओवरी क्या कर रहा है, सेकेंडरी ओसाइट को किक आउट कर रहा है, ओव्यूलेट कर रहा है, तो उस फेज को हम लोग कह सकते हैं ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये 3 फेजेस होते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पे किस तरह का चेंजेस हो रहा है, किस तरह का हार्मोन उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, हार्मोन्स के लेवल भी बॉडी में कैसे चेंज आ रहा है। तो 2 तरह का फिनोमेना को हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओवरियन इवेंट्स यानी कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है, यूट्राइन इवेंट्स यानी कि यूट्रस के अंदर किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले विल लुक फॉर ओवरियन चेंजेस। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली पढ़ना पड़ेगा। एक्स एक्सिस ये जो है ये डेज को बता रहा है। अब मानो कि मेंस्ट्रुअल मंथ स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट डे है, मेंस्ट्रुअल मंथ खत्म हुआ है, ये लास्ट डे यानी कि 28th डे है। तो फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। इसमें ब्लीडिंग होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ओके। 6th डे से लेके 13th या 14th डे तक कौन सा स्टेज है, फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। 14th डे में क्या देखने को मिलेगा, ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। 15th डे से लेके 28th डे तक ये जो फेज है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज भी कह सकते हैं। तो चलो हम लोग पहले ओवरियन चेंजेस देखते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से बनेगा ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट या फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अच्छा। अब हम लोगों ने ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ व्हिच हार्मोन, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ FSH। FSH कहां से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। तो देखो FSH हार्मोन का लेवल या FSH हार्मोन का ग्राफ, ये जो रेड कलर का जो ग्राफ है इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुमको क्या समझ में आएगा कि FSH समय के साथ साथ फॉलिकुलर फेज में इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो FSH अगर इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली FSH किसको स्टिमुलेशन दे रहा है, किसको सिग्नल भेज रहा है, फॉलिकल को सिग्नल भेज रहा है कि तुम अपने आप को डेवलप करते रहो। ठीक है, ओके। तो FSH के इन्फ्लुएंस में आके ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ओके। अब 14th डे में आके, दिस इज द मिडिल ऑफ द साइकिल, 14th डे में आके क्या हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट को छोड़ दिया, ओव्यूलेशन हो गया। तो ये ओव्यूलेशन कैसे हुआ, ओव्यूलेशन के लिए अब ये ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलस चाहिए होता है FSH से भी और LH से भी। तो देखो जैसे जैसे FSH का मात्रा इंक्रीज हो रहा था, LH का भी मात्रा समय के साथ साथ इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जस्ट प्रायर टू द ओव्यूलेशन 14th डे के पास आके FSH भी छलांग लगाया और LH भी छलांग लगाया। लेकिन LH देखो बहुत पिक में चला गया, LH का लेवल अपना नॉर्मल लेवल से 10 टाइम्स हाई हो गया और इस फेज को हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। सर्ज का मतलब अचानक लेवल में जंप कर लेना। ठीक है, मानो कि तुम्हारा एग्जाम में मार्क्स आ रहा था 20 30 20 30 40, अचानक एक एग्जाम में तुम्हारा मार्क्स 90 आ गया तो बोला जाएगा तुम्हारे एग्जाम के मार्क्स में सर्ज आ चुका है। तो LH का लेवल अचानक 14th डे के पास आके इंक्रीज हो गया, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LH सर्ज। अच्छा, FS से बोलोगे सर तो FSH भी तो इंक्रीज हुआ, बट FSH LH जैसा उतना इंक्रीज नहीं हुआ, FSH जो है 3 टाइम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि LH सर्ज हुआ लेकिन FSH LH जैसा सर्ज क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे आंसर ये होगा, जैसे जैसे ये फॉलिकल बढ़ रहा था, फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करता है और एस्ट्रोजन के साथ साथ इनहिबिन बोल के एक हार्मोन भी रिलीज करते हैं। ठीक है,
अब इनहिबिन के दबाव में आके क्या होता है, इनहिबिन चलिए एफएसएच को दबाने का कोशिश करता है। इनहिबिन इज वन ऑफ द इनहिबिटर ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये एफएसएच को दबाने का कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एफएसएच अपने आप को ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन इनहिबिन तो एलएच को इनहिबिट नहीं किया, इसलिए एलएच बहुत ऊपर चला गया और एफएसएच उतना ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये एलएच सर्च के वजह से कह सकते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल में ओव्यूलेशन हुआ, लेकिन एलएच सर्च के साथ यानी कि एलएच हार्मोन के साथ एफएसएच हार्मोन भी ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं ओव्यूलेशन करवाने के लिए। तो मेनली ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन कौन करवाया, एलएच ने करवाया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे ये फॉलिकल का ओव्यूलेशन हो गया, फॉलिकल तो मर गया, फॉलिकल तो खत्म, क्योंकि फॉलिकल अभी किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस हेमरेजिकम एंड कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम में जैसे कन्वर्ट हो गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बनाया, ये एलएच नहीं बनाया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन करवा के ये कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया। अब कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ईस्ट्रोजन भी बनाता है और मेनली कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है। ठीक है, फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच कौन सा हार्मोन बना रहा था, ईस्ट्रोजन हार्मोन बना रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है मेनली और साथ में ईस्ट्रोजन भी बनाता है। तो देखो कॉर्पस ल्यूटियम जब ये दोनों हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये दोनों के कंबाइन इफेक्ट में क्या होता है, अब धीरे धीरे एलएच और एफएसएच का मात्रा घटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कंबाइनली प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन गिव्स अ नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच हार्मोन एंड एलएच हार्मोन। इसीलिए जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई रहेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा और एलएच और एफएसएच का लेवल लो होते हुए दिखाई देगा, बिकॉज दीज टू हार्मोन टुगेदर दे आर गिविंग नेगेटिव फीडबैक टू देम। बट इधर देखो ये ईस्ट्रोजन को अगर देखोगे, ईस्ट्रोजन ये ग्राफियन फॉलिकल जब बना था तब भी एक बार ईस्ट्रोजन पीक में गया था। ठीक है, ईस्ट्रोजन दो बार पीक में जाता है। ये पीक में फर्स्ट पीक में कहां पे आया, कहां से आया ये, क्योंकि एफएसएच जब ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा था, फॉलिकल जैसे जैसे बड़ा हो गया, देखो ये उतना ही ईस्ट्रोजन सिक्रेशन स्टार्ट किया। फॉलिकल से ईस्ट्रोजन सिक्रेट होता है, फॉलिकल प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट नहीं कर पाते हैं, तो फॉलिकल के ग्रोथ के साथ साथ ईस्ट्रोजन के लेवल भी बढ़ते हुए नजर आया। सबसे बड़ा फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल, सबसे ज्यादा ईस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल के समय। ठीक है, अब अकेला ईस्ट्रोजन जब हाई रहता है तो ईस्ट्रोजन ये एफएसएच एंड एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, जब बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है अकेला, देन ये पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि पिट्यूटरी तुम ज्यादा से ज्यादा एफएसएच एंड एलएच रिलीज करो। बट बॉडी में जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों का लेवल एक साथ हाई रहता है, तब ये पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, पिट्यूटरी तुम अब एफएसएच एंड एलएच का सिग्नल सिक्रेशन को कम कर दो। सो this will give positive feedback to LH and FSH and these two will give negative feedback to FSH and LH। इसलिए ईस्ट्रोजन जब बढ़ रहा था तो हम लोग को FSH और LH में भी एक शार्प इंक्लाइनेशन नजर आएगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। एक्चुअली होता क्या है, FSH फॉलिकल को ग्रोथ करवाता है और फॉलिकल ईस्ट्रोजन का ग्रोथ करवाता है। अब ईस्ट्रोजन वापस से ये एलएच और एफएसएच का भी ग्रोथ करवाता है। तो बात कुछ ऐसा है, दादा ने पापा को देखा, पापा ने बेटा को देखा और बेटा वापस दादा को देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहां पे बात कुछ ऐसा ही है। ठीक है, एलएच एंड एफएसएच ये लोग क्या है, ये दादा है, दादाजी है। ये ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये क्या है, ये है पापा। और ईस्ट्रोजन क्या है, ये है बेटा। तो एफएसएच से फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, फॉलिकल से ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ और ईस्ट्रोजन वापस दादाजी को पैसा दिया, दादाजी का देखभाल किया, यानी कि ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा, एफएसएच और एलएच का लेवल भी हाई होते हुए नजर आएगा। ठीक है, इधर अब क्या हो गया, ईस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई हो गया।
ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। अब ये बेटा का क्या हो गया, शादी हो गया। अब बेटा का शादी होने के बाद बेटा बोला हम अभी ना तो पापा को देखेंगे ना तो दादाजी को देखेंगे, ठीक है। अब ये अपने जिंदगी में खुश है, तो इसीलिए क्या होगा, अब दादाजी का हालत खस्ता हो गया, यानी कि FSH और LH का लेवल धीरे धीरे घटते हुए नजर आ गया, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ओवरियन इवेंट्स। ओवरी के अंदर ये 28 दिन में कहाँ से कहाँ तक देखने को मिला, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। और ओवरी में ये जो डेवलपमेंट है, ये कौन सा हार्मोन यानी कि FSH और LH हार्मोन मिलकर करवाया, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। और उसके साथ अभी हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा कि यूट्राइन इवेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो यूट्राइन इवेंट को कंट्रोल करेगा अब ये ओवरियन हार्मोन, यानी कि ओवरी से ये फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम, यही दोनों हार्मोन को बनाया। फॉलिकल कौन सा हार्मोन को बनाया, ईस्ट्रोजन को। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन को बनाया, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन दोनों को। तो अब ध्यान से देखो, जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं है, एकदम स्टार्टिंग में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों लो लेवल में है, तो उस समय क्या होता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपने आप को टिका नहीं पाएगा और वो ब्लीडिंग होके गिर जाएगा। उस समय मेंस्ट्रुएशन होगा 1st to 5th डे, ठीक है। तो इस फेज को हम लोग कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज। धीरे धीरे थिन हो रहा है यूट्राइन वॉल, ठीक है। 5th डे के बाद बिल्कुल ये थिन हो चुका है। लेकिन अब देखो वापस से इधर जैसे जैसे फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। अब ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे इंक्रीज होगा, ईस्ट्रोजन सिग्नल देते हैं यूट्राइन वॉल में, और यूट्राइन वॉल में रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेल डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्राइन वॉल अपने आप को थिक करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इफ समवन आस्क व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, तो बताना है ईस्ट्रोजन का फंक्शन यूट्राइन वॉल में कैसा होता है। ईस्ट्रोजन हेल्प्स यूट्राइन वॉल टू इनिशिएट द सेल डिवीजन, टू प्रोलिफरेट द सेल। इस फॉलिकुलर सेल को प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहा गया था, क्योंकि सेल डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन को बुलाया था प्रोलिफरेशन। तो ये सेल डिवीजन, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियल वॉल, ये किसका जिम्मेदारी है, ईस्ट्रोजन का जिम्मेदारी है। ईस्ट्रोजन ये दीवार वापस बनाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए धीरे धीरे यूट्राइन वॉल क्या हो रहा है, थिक हो रहा है, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, अब कॉर्पस ल्यूटियम देखो प्रोजेस्टेरोन बनाना स्टार्ट कर दिया बहुत ज्यादा। प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ ईस्ट्रोजन भी बनाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन जैसे उतना नहीं, फिर भी यहाँ पे हाई ईस्ट्रोजन एंड हाई प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलके क्या करते हैं, ये जो यूट्राइन वॉल का सस्टेनेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, वासोडायलेटर का काम करते हैं, एंजियोजेनेसिस का काम करते हैं, यानी कि ये दोनों हार्मोन के दबाव में आके बहुत सारे ब्लड वेसल यूट्राइन एंडोमेट्रियल वॉल के ओर खींचे हुआ चले आते हैं। बहुत सारे न्यू ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे बनाया जाता है, और वासोडायलेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो होगा यूट्राइन वॉल में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, और ये यूट्राइन वॉल ठीक हो जाएगा। कौन सा फेज में, ये ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज में। अच्छा, इस फेज का नाम सेक्रेटरी फेज क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये फेज में अगर तुम ओवरी के अंदर देखोगे तो कॉर्पस ल्यूटियम दिखेगा, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज। बट अगर यूट्रस में देखोगे तो प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, जो ईस्ट्रोजन जो दीवार को बनाया, उस दीवार के और ज्यादा ब्लड वेसल को अट्रैक्ट करके उस दीवार को बहुत ज्यादा थिक कर दिया है। अब इस दीवार में जो सेल्स है, जो ग्लैंडुलर सेल्स है, दे स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ न्यूट्रिशियस फ्लूइड, ठीक है। तो इसलिए इस फेज को हम लोग सिक्रेटरी फेज भी कह रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, इसलिए भी इसको सिक्रेटरी फेज कहा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम अपना साइज घटा रहा है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम 14th डे, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, मैक्सिमम 14th डे तक, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम अपना मौत की ओर जा रहा है, क्योंकि बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन में ड्रॉप आ जाता है, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन जैसे ही ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल में वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। यहाँ पे फूड सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई नहीं आ पाएगा, तो
28 डेज यानी कि 28 दिन के बाद फिर से एक न्यू मेंस्ट्रुएशन या न्यू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन देखने को मिलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अच्छा, तो आपको मेनली ये दोनों इवेंट्स के बारे में पढ़ाई करना है और आपको ये चेक करना है कि कौन सा इवेंट्स में कौन सा हार्मोन रोल प्ले कर रहा है। अब एनसीईआरटी में बताया है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अच्छा, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है उस कंडीशन को बोला जाता है अमेनोरिया। तो अमेनोरिया का रीजन क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी हो सकता है, प्राइमरी रीजन हो सकता है प्रेगनेंसी। ठीक है, बट एक फीमेल जिसका क्वाइटस नहीं हुआ तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं आएगा। तो फिर वो देखिए कि जिस टाइम में मेंस्ट्रुएशन होना था, ब्लीडिंग होना था, उसमें ब्लीडिंग नहीं हुआ, 10 दिन और इंतजार किया, 20 दिन और इंतजार किया, 1 महीना और इंतजार किया, ब्लीडिंग नहीं हुआ, उसको मालूम है कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो फिर रीजन क्या हो सकता है? तो फिर रीजन हो सकता है पुअर डाइट, पुअर हेल्थ एंड स्ट्रेस। ठीक है, बॉडी में जब स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल वगैरह बढ़ जाता है तब भी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले करवा देता है। ठीक है, अमेनोरिया या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन जैसा कंडीशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो एनसीईआरटी में ये एक टॉपिक का भी जिक्र किया गया है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब होता है सेल्फ क्लीनलीनेस और सराउंडिंग को भी क्लीन रखना है। तो इको फ्रेंडली सस्टेनेबल अप्रोच हम लोग को अपनाना है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के समय एक्सेसिव जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए फीमेल क्या यूज़ करते हैं? वेजाइनल टैम्पॉन्स या पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है तो क्या होगा? एक तो उसमें ओवरफ्लो का चांसेस रहता है मेंस्ट्रुअल ब्लड का, और सेकेंडली जो प्यूबिक एरिया होता है यानी कि जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। तो दैट्स वाई फ्रीक्वेंटली एवरी 4 to 5 आवर्स रेंज में क्या करना पड़ेगा? जो सैनिटरी नैपकिन्स या वेजिनल टैम्पन्स जो भी यूज़ किया जा रहा है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और अच्छे से वो जो प्यूबिक हिडन एरिया है उसको वॉश करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली आफ्टर द यूज उसको जहाँ तहाँ पे ऐसे थ्रो नहीं करना है। सो नेक्स्ट थिंग कम्स दैट इज डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दो सैनिटरी नैपकिन्स और सैनिटरी पैड्स, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ वॉक्स होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसके वजह से सॉइल पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन हो सकता है। इसीलिए जिम्मेदारी के साथ उसको ऐसा सेफ जगह में उसको डिस्पोज करना है ताकि उससे नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचे, सॉइल पॉल्यूशन ना हो जाए। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड को लेके बताया गया है, पूछा गया है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है? क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है? क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट करते हैं? तो आंसर है नो, मेंस्ट्रुअल ब्लड कोई भी क्लॉट नहीं करेगा। सोचो ना, मेंस्ट्रुअल जो फ्लूइड हो रहा है, जो स्लॉट ऑफ हो रहा है यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जो फंक्शनल लेयर जो है उसमें अगर क्लॉटिंग हो गया तो वेजाइना के अंदर ही वो रुक जाएगा और उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्लॉटिंग होने नहीं देना है। और क्लॉटिंग कौन नहीं होने देता है? कुछ एंटी क्लॉटिंग एंजाइम जैसे कि फाइब्रिनोलाइसिन्स, एक एंजाइम होता है और एक एंजाइम होता है प्लाज्मीन्स। ठीक है, तो फाइब्रिनोलाइसिन्स एंड प्लाज्मीन जो एंजाइम्स होते हैं दे आर एंटी क्लॉटिंग एंजाइम जो मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये नॉट ओनली बायोलॉजी स्टूडेंट या जो नीट एस्पिरेंट्स है उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबको ये साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए कि फीमेल बॉडी में ये जो एक कम्प्लेक्स हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है और कहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, सो आज के लिए दैट्स ऑल, एंड मिलते हैं कोई न्यू वीडियो, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू नॉलेज के साथ। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।